स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, हमने हमारे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस देखी थी। जरा देख ले एक बार, झलक डाल दे कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने कुछ रिकैप देखा था। क्या रिकैप? के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है? वो एक रेडिएशन छोड़ती है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल एक रेडिएशन छोड़ रहा है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? वेव। रेडिएशन मतलब क्या है? वेव। सो एक चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल एक रेडिएशन छोड़ रहा है, मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो प्रोपोगेट कैसे करेगा? ये वेव किस तरीके से चलेगा? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली चलेगा। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि ये जो वेव बन रही है ये एक ट्रांसवर्स वेव है। क्यों? बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो है उसकी प्रोपोगेशन, सॉरी पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस वेव की प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर है, और इस तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। फिर हमने उसकी इक्वेशन देखी थी, सॉरी उसकी हमने डायरेक्शन देखी थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, सॉरी प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगा। सो E क्रॉस B करने पे हमको उसका प्रोपोगेशन मिलता था। एम आई राइट? बच्चा लोग एक चीज याद रखना, प्रोपोगेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ x में हो। प्रोपोगेशन y, z, x कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। ये जस्ट एक डायग्राम है। देखो कुछ इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली फिगर, तो कुछ इस तरीके से वेव ऑसिलेट करेगी। जहां पे ब्लू दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड ये रेड दिखा रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेव इस तरह से ऑसिलेशन से आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर? अब चलो, ये हमने कुछ फॉर्मूलाज देखी थी, कुछ बेसिक बातें की थी कि अगर कोई वेव ट्रैवल कर रही है तो क्या क्या उसमें चीजें हम यूज करते हैं। ये सभी चीजें हम 11th में सीख चुके थे। हमने स्पीड देखी थी v = ω/k। इसको याद रखना है बिकॉज आज इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। आज हम कुछ JEE के क्वेश्चंस भी देखेंगे, मजा आने वाली है। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, फिर 2018 2 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन। अब हमने बच्चा इक्वेशन क्या देखा था कि अगर कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है तो वो x एक्सिस पे डिपेंड है, दूसरा टाइम पे डिपेंड है। सो हमने बोल दिया कि वो एक साइनोसॉइडल वेव है, बिकॉज x एक्सिस एंड टाइम पे पार्टिकल्स अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, तो वो एक साइनोसॉइडल वेव हो गई। और उसका फॉर्मूला हमने कुछ ऐसा देखा था कि कोई भी वेव अगर ऑसिलेट कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है इस तरीके से, तो उसमें हमने क्या बोलते था? a sin kx प्लस माइनस ओमेगा t, जहां पे प्लस मतलब नेगेटिव x एंड माइनस मतलब पॉजिटिव x। याद रखना, इसका बहुत यूज है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। जैसी साइन उसकी उल्टी डायरेक्शन। ओके। फाइनली हमने उसी चीज को यूज करते हुए ये वाली फॉर्मूला देखी थी। हमने इसके अलग अलग फॉर्म्स देखे। देखो एग्जाम में कोई भी चीज गिवन हो सकती है, तो कोई भी फॉर्म लगाना पड़ सकता है। अब याद कौन सा रखे? सबसे बड़ा सवाल, याद ये वाला रखो, और इसकी फॉर्मूला याद रखो। k की फॉर्मूला होती है 2πf/λ, इसकी फॉर्मूला 2π/λ ओमेगा का होता है 2πf या 2π/t। ये बेसिक चीज याद रखोगे तो कोई भी फॉर्म आप इजीली निकाल सकते हो। अब सबसे खास चीज देखो, हमने यहाँ पे j कैप लगाया है। j कैप का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड y डायरेक्शन में है, लेकिन प्रोपोगेट कौन से डायरेक्शन में कर रही है? x में। इसका मतलब वेव की प्रोपोगेशन आपको ये ब्रैकेट के अंदर से पता लगेगी। अगर z एक्सिस में है तो यहाँ पे kz हो जाएगा, अगर y एक्सिस में है तो यहाँ पे ky हो जाएगा, जो भी एक्सिस हो। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में है तो वो बाहर से पता लगेगा। इसको याद रखना, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, अब अच्छा हमने यहाँ पे माइनस रखा है, माइनस का मतलब पॉजिटिव x। देखो x है मतलब x डायरेक्शन, माइनस मतलब पॉजिटिव। तो ये जो वेव है, वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी? पॉजिटिव x। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी? क्या कौन से डायरेक्शन में? k कैप। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड k कैप में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वेव जा कहां रही है? x एक्सिस में, पॉजिटिव x में।
समझ आ रहा है? एक एक पार्ट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चा लोग इतनी चीजें हमने कल देखी थी और एक एग्जांपल जस्ट देखा था कि अगर कोई फेज डिफरेंस होगा तो वो दोनों में सेम होगा फेज। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये हमको बड़ा इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये हमको दिया हुआ है ई वाई, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई डायरेक्शन में है और अंदर हमको दिया हुआ है एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया कि प्रोपोगेशन एक्स में हो रहा है, प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में ओसिलेट हो रही है, ओसिलेट। वन मोर थिंग कि देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब प्लस साइन। प्लस का मतलब है कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो वो तो हमने बता दिया, कहां पे प्रोपोगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है एंड वो भी प्लस है मतलब माइनस एक्स में। सो प्रोपोगेशन किधर आएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर यहां तक? चलिए सेकंड क्वेश्चन, अरे बहुत ही इजी है, स्पीड ऑफ वेव। बच्चा स्पीड ऑफ वेव मैंने आपको बोला था फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बाय के। यहां से ओमेगा बाय के पता लगाओ। देखो x के साथ k होता है, t के साथ ओमेगा होता है, kx प्लस ओमेगा t, याद है ना, kx प्लस ओमेगा t। तो x के साथ जो वैल्यू आ रही है वो k 0.5 into 10⁻³ एंड t के साथ जो वैल्यू आ रही है वो ओमेगा यानी 1.5 into 10⁻11। इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड ये 10⁻11-3 कितना होगा, 10⁸8। 3 into 10⁸8। आहा, ये क्या आ गया बच्चा, ने देखी हुई वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बच्चा लोग यहां से एक चीज आप क्लियर कर दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली एक लाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ लाइट। सन से जो लाइट आ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। देखो एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर हम जाए स्पेस में तो वहां पे तो वैक्यूम है। आपने एक चीज पढ़ रखी है कि कोई भी वेव हो उसको पार्टिकल चाहिए ऑसिलेट करने के लिए, लेकिन सनलाइट आ रही है वैक्यूम में से, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर उसको हम एयर में ले लें तो देखो मिल गई उसकी स्पीड 3 into 10⁸8। समझ आ रहा है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट पे बच्चा लोग, पीक वैल्यू ऑफ ई एंड बी। अब हमारे जो साइंटिस्ट है मैक्सवेल भाई साहब, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त हमें रिजल्ट दिया था। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब अगर आप उसका रेशियो लोगे तो आपको हमेशा मिलेगा c। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। आप जब भी E नॉट बाय B नॉट करोगे तो कंपलसरी आंसर आपको C ही मिलेगा। C का मतलब 3 into 10⁸8 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन वैक्यूम, इन स्पेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और इस रिजल्ट से बहुत जबरदस्त चीजें हुई। क्या जबरदस्त, चलो देखिए आगे बढ़े। ये फॉर्मूला याद रखनी है हमको और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखने हैं। किसने बताया था ये, मैक्सवेल अंकल ने। चलो 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय Bz, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी, बच्चा मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा गया है। देखो एक चीज हमने क्या देखा था कि दोनों सेम फेज में होते हैं। पहले चेक कर लो कि क्या दोनों सेम फेज में है। कुछ एक्स देखो यहाँ पे kx, ये ओमेगा t, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, किसी में भी नहीं, ठीक है, सारे फेज में ही है।
अब दूसरा क्या है, क्या ओमेगा और के की वैल्यू सब जगह सेम है? देखो यहाँ पे ओमेगा सॉरी के है 0.5 यस, ओमेगा है 1.5 टू 10⁻11 1.5 0.5, ओहो यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज हो गई। बच्चा हमने क्या देखा था कि ये फेज सेम होता है, इसका मतलब के और ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे चेंज हो गई। फिर 1.5 इधर भी 0.5 यानी ये भी कैंसिल। सो दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। दूसरा बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड या तो x में होना चाहिए या तो y में। अच्छा ये प्रोपोगेट कौन से डायरेक्शन में कर रही है? जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, x में कर रही है। बच्चा वेव x में है, मैग्नेटिक फील्ड z में है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा? y में। ये रहा, ये हमारा ऑप्शन राइट। देखो कई बार ऐसा हो सकता है ये ना भी दिया हो, उस समय हम क्या करेंगे, E0 बाय B0 इज इक्वल टू C। अभी अभी रिलेशन देखा हमने। अब मुझे B0 देखे रखा, देखो ये मेरा B0 है, फॉर्मूला क्या होती है B इज इक्वल टू B0 साइन, तो ये B0 की वैल्यू है, C की वैल्यू पता है, E0 निकाल लो यहां से। सो E0 इज इक्वल टू C इंटू B0, C मतलब 3 इंटू 10⁸8 और B0 कितना देखा है 2 इंटू 10⁷7, 2 इंटू 10⁻⁻7, सो 3 2 जा 6 इंटू 10 60, ये आ गया 60। देखो समझ आ रहा है? अब बच्चा लोग अगर डायरेक्शन देके रखा है तो फिर डायरेक्ट ही पता लगा लो, चुटकियों में सॉल्व करना है, बट अगर डायरेक्शन ना दिया हो तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चा लोग? आगे बढ़ो। वन टू थ्री गो। एक मिनट सर आपको नोट्स में देखिए पूरा लिखा हुआ। चलिए अब बच्चा लोग ये क्वेश्चन जेडबलई में 2013 में पूछा गया है, एंड क्वेश्चन देखो, लेवल देखो उसका, जेडबलई में पूछा गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपको चीजें पता है, चुटकियों में सॉल्व होंगे जेडबलई के क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड इन ट्रैवलिंग मैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 20 नैनो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी देर के रखी है? 20 नैनो टेस्ला, मतलब 20 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है, कितना इजी है, B0 दिया हुआ है, E0 ढूंढना है। हमारे पास फॉर्मूला है E0 बाय B0 इज इक्वल टू C। सो यहां से क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू C इंटू B0। इसको हम कहते हैं हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। 3 इंटू 10⁸8 इंटू B0 कितना है 20 इंटू 10⁻⁹। ये क्या हो गया 3 इंटू 20 60 इंटू 10⁻8 -9 -1, आंसर आ गया 6 वोल्ट पर मीटर। क्या 6 है? यस, ये रहा हमारा आंसर। समझ आया बच्चा लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम कुछ पढ़ा रखा है बच्चा लोग आपने? जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, तो उसमें हमने परमिटिविटी एंड परमिटिविटी की बात की थी, है कि नहीं? अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अगर कोई वैक्यूम फ्री स्पेस है या एयर है, तो उस समय स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरीके से लिखा जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पे आपको पता है म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ठीक है? अब अगर मान लो कि कोई मीडियम में है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में है, तो उस समय उसकी स्पीड कैसे दी जाएगी, v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एम एंड एप्सिलॉन एम। मतलब कि मीडियम की परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड मीडियम की परमिटिविटी। समझ आ रहा है? बस लोग अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 1 में कुछ रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी,
जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद आया कुछ? डिनोट किससे करते थे? के से। के इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी, इसमें हम कैसे करते थे? परमिटिविटी ऑफ एयर अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद है कि नहीं बच्चा लोग? तो इसको भी आपको याद रखना है, जो चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। एंड किसी भी मीडियम में स्पीड हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, चाहे वैक्यूम हो चाहे मीडियम। क्लियर? समझ आया बच्चा लोग? ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली लर्न करनी है। कुछ फॉर्मूलाज ऐसी है जो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है, इनका एक अपना डेरिवेशन भी होता है, बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डेरिवेशंस हायर ऑर्डर फिजिक्स के हो जाते हैं। सो और आपके सिलेबस में फिलहाल ये है भी नहीं, तो आपको ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से आंसर टिक किया हुआ है, कोई बात नहीं। If c is the speed of electromagnetic waves in vacuum, its speed in a medium of dielectric constant k and relative permeability mu r। देखिए हमको बोला गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। चलिए सबसे पहले हमको क्या बोला है? c स्पीड है कब? वैक्यूम के अंदर। सो अभी हमने क्या देखा? इसकी फॉर्मूला क्या होती है? 1/μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम? देखो हमको है ना म्यू आर चाहिए और के चाहिए। सो इन दोनों को म्यू आर और के से रिलेट करना पड़ेगा। एक चीज और भी है कि देखो आप चारों ऑप्शन में देख सकते हो, हमको सीसी भी लाना है। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं। कैसे चेंजेस? कुछ ऐसा करो कि म्यू नॉट यहाँ पे म्यू आर आ जावे और सॉरी ई आर आ जावे और यहाँ पे के आ जावे। कैसे करेंगे? चलो देखें। हमने अभी भी देखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? नॉट म्यू आर, ई आर इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई एन। क्लियर? अच्छा, तो बच्चों को क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम इनटू ई आर। तो देखो एक ई आर तो हमने घुसा दिया यहाँ पे, सॉरी हमको के है ना, चलो के ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन एम इनटू के रख लेता हूँ यहाँ पे। देखो हमें क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस करनी है? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो हमने यहाँ से एंटर किया, और दूसरा म्यू आर करना है। म्यू आर कहाँ से करेंगे देखते हैं अभी। सो व्हाट क्या पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट के बदले? चलिए डन। अब अच्छा बच्चों लोग हमने एक और चीज देखा था, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी वो क्या होता है? म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। सेम यही चीज म्यू नॉट बाय म्यू एम। अब म्यू नॉट के बदले इसको यहां ले आओ, म्यू आर इनटू म्यू एम, इसको यहां कर दो। म्यू नॉट की जगह पे म्यू आर इनटू म्यू एम। एक मिनट बच्चों लोग, म्यू नॉट की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं? म्यू आर इनटू म्यू एम, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं? ई एम इनटू के। यहां तक क्लियर? देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस म्यू आर और के को अलग ले लेता हूं। 1/μ आर और के को अलग ले लिया, एंड रूट में ये एम को अलग ले लेता हूं, म्यू एम एप्सिलॉन एम। समझ आया? हमने रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी दोनों का कॉन्सेप्ट यूज किया, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बदले वैल्यूज पुट की, और म्यू एम एप्सिलॉन एम को अलग ले लिया, मीडियम को अलग ले लिया, एंड बाकी चीज को अलग ले लिया। सो बच्चा लोग अभी हमने देखा था c इज इक्वल टू, या तो फिर ये क्या होता है? वेलोसिटी तो होती है 1/μ m into
EM क्या होता है? स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं C इज इक्वल टू V अपॉन रूट ऑफ म्यू आर के। बोलो सही है? क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? V चाहिए। तो बच्चा लोग इसको यहां ले आओ, तो एक्चुअली आंसर ये B होगा, ये वाला नहीं। हाँ, ये यहां आ जाएगा तो क्या आंसर बन जाएगा? V इज इक्वल टू C इंटू रूट ऑफ म्यू आर के। समझ आया बच्चा लोग? ये चीज थी, यहां से हमने दोनों की फॉर्मूला निकाली है, यहां पे पुट अप कर दी। सिंपल। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EZ, ये हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला दे रखी है, प्रोपोगेट्स इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। देखो बच्चा लोग, ये क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा, लेकिन इसकी खुद की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये क्या करेगा? सराउंडिंग की कैपेसिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। सराउंडिंग मतलब एयर। तो बच्चा लोग, अगर कभी भी नॉन मैग्नेटिक मीडियम आवे तो उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो म्यू नॉट ही रहेगी। समझ आ रहा है? उसकी परमेबिलिटी एयर वाली ही रहेगी। ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लो, फाइंड के, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, क्या करेंगे भाई? हमको E दिया हुआ है, E नॉट दिया है, K है। अच्छा, ये K मतलब वेव नंबर, ये 4x और ओमेगा दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमको? K फाइंड करना है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे करेंगे? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला थी, V इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू मीडियम इनटू एप्सिलॉन मीडियम, और दूसरी एक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बट हमको दिया क्या गया है? क्या क्या गिवन है हमको? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा, एंड ये के कौन सा है? वेव नंबर। इसकी वैल्यू दी हुई है 100। ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁸, और के की वैल्यू दी हुई है हमको 4। बच्चा, ये वाला के मतलब वेव नंबर। हाँ प्लीज, क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? एनी आइडिया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मेरे पास देखो ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला सकता हूं, है ना? लेकिन अच्छा, अब एक चीज हो बच्चा, देखो नॉन मैग्नेटिक मीडियम बोला है, तो मैंने क्या कहा था कि इसकी परमिएबिलिटी कितनी होती है? म्यू नॉट। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? V इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एम। म्यू एम होगा कि म्यू नॉट होगा? ऑब्वियसली म्यू नॉट, बिकॉज नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। अच्छा, इसके बदले हम पहले वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको यहां ले आओ, सो म्यू नॉट इज इक्वल टू, या तो फिर ये मीडियम दिया है ना, ओके, इसको रिप्लेस करना है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या हम इसको देखो, हमें मीडियम की परमिटिविटी चाहिए, मीडियम की, तो इसको यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के, सॉरी डिवाइड बाय के। देखो मुझे इसकी वैल्यू इधर पुट करनी है, म्यू एम की, तो इसको यहां ले गए, के को नीचे ले आए, सो इसको उठा के यहां रख दो, एप्सिलॉन नॉट बाय के। बोलो यहां तक क्लियर? अब ये के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये रूट में है, तो ये के को ऊपर ले लो। V इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी ये के ऊपर यानी रूट के अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक क्लियर? श्योर? ओके, नाउ व्हाट? अच्छा बच्चा, ये क्या चीज है? देखो ये 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या बन गया यहाँ पे?
क्या मैं इसको c बोल सकता हूं? देखो c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी तो वही चीज है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं v इज इक्वल टू c रूट k? यस और नो? यस सर। ओके अब c की वैल्यू क्या होती है? c की वैल्यू पता है हमको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमको v की वैल्यू नहीं पता। What to do about v? Speed of light in medium। तो हमारे पास है ना ओमेगा बाय के, स्पीड ऑफ लाइट, जो पता है ना फॉर्मूला। सो यहां से हमको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगा, और ये c को मैं नीचे ले आता हूं, इज इक्वल टू रूट ऑफ के। क्या अब आपको आंसर मिलेगा? यहां से वैल्यू पुट कर दो, मैं इसको मिटाऊं। क्या हमारे पास अगला ब्लैंक पेज है? नहीं है। चलिए यहां से वैल्यू पुट करो। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁸ अपॉन के, ये के मतलब वेव नंबर 4 इंटू सी, सी मतलब 3 इंटू 10⁸। क्लियर? देखो 10⁸ 10⁸ गया, क्या बचा यहाँ पे? 2 3 जा 2 2 जा 3 3 कट 1/2। के की वैल्यू आ रही है 1/2, सॉरी रूट के, ये रूट के है, इसका स्क्वायर कर दो तो k इज इक्वल टू 1/4। क्या 1/4 है? नहीं, और 1/4 क्या होता है आंसर? 0.25, लेकिन 0.25 यहाँ पे नहीं दिया, लोचा हुआ। ओके बच्चा लोग देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई, इधर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट। हमने गलती से म्यू नॉट ऊपर ले लिया था, म्यू नॉट नीचे ले लिया था, ठीक है। बस ये प्रॉब्लम हुई थी, बाकी सब हमारा राइट है। इसको यहाँ पे लेंगे तो अब ये म्यू एम इज इक्वल टू के म्यू नॉट बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे के म्यू नॉट। सिमिलरली हम क्या करते हैं, रूट के को यहाँ पे अलग ले लेते हैं एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 अपॉन दिस क्या बन गया c अपॉन रूट के। बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ गया। रूट के यहाँ पे इज इक्वल टू c बाय v, रूट के इज इक्वल टू c बाय v मतलब ओमेगा अपॉन के। सो ये ओमेगा और k का k चला जाएगा ऊपर, वैल्यू पुट कर दो। रूट के इज इक्वल टू c 3 इंटू 10⁸, k मतलब ये वेव नंबर और एप्सिलॉन मतलब 6 इंटू 10⁸। ये कट, ये 3 2 जा, ये 2 2 जा। अब बच्चा इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ओके बच्चा लोग, चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। सर के कांस्टेंट है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दिया है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखते हैं चलो अगला क्वेश्चन देखें। नोट्स देंगे सर अभी। थोड़ा टेक्स्ट भी करता हो गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खुद करना है। हमको बोल दिया गया है वैक्यूम के लिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ले लो, और मीडियम के लिए एप्सिलॉन और म्यू ले लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है, स्टैंडर्ड 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी है। 12th में ना भी पढ़ा हो तो स्टैंडर्ड 12th में तो पढ़ा ही था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, कुछ याद आया? क्या फॉर्मूला होती है इसकी? एक हमने फॉर्मूला पढ़ी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको स्पीड वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए ये फॉर्मूला। सो क्या फॉर्मूला थी वो? c बाय v। खत्म, कहानी खत्म। सो दिस c कितना होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
एंड मीडियम के लिए क्या हो जाएगा 1/√ऑफ, बचा देखो हमको मीडियम के लिए बोला है म्यू और एप्सिलॉन, तो मीडियम के लिए म्यू एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, सो √ऑफ दिस अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज ऑप्शन में है? ये रही, सो आंसर इज बी। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था ये, समझ आया? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, यस सर। चले अगला क्वेश्चन पढ़े। ओके फाइनली JEE 2018 क्वेश्चन। देखो ये है बहुत ही इजी, बस लेकिन क्या है बच्चे देख के घबरा जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, सो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो इधर काम आएगा। क्या बोला हुआ है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर एंटर्स अ मीडियम, पहले वो एयर में थी फिर वो मीडियम में घुसी, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर E1 is equal to x कैप। देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या दिया है x कैप, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट कौन से एक्सिस पे कर रही है? x पे, ऑसिलेट x पे कर रही है, एंड वेव्स प्रोपोगेट कहां पे हो रही है? ये देखो प्रोपोगेट किधर हो रही है? z एक्सिस पे, इस बार एक्सिस चेंज हो गई, प्रोपोगेट z एक्सिस पे कर रही है। सिमिलरली सेकंड भी z एंड x कैप, यहाँ पे cos cos दिया हुआ है, cos और sin से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। Where the wave number k and frequency v refer to their values in air, हमको बोल दिया गया k wave number and frequency air के हिसाब से है। The medium is non-magnetic, देखो फिर से बोल दिया है medium non-magnetic, so non-magnetic का permeability हम कितनी लेते हैं? air जितनी, मतलब mu naught। If mu r1 and mu r2 refer to the relative permittivities of air and medium, which of the following is correct? बच्चों लोग हमको रेशियो फाइंड करना है, किसका? रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर का अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम। अच्छा एक चीज बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी एयर की कितनी होगी? परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? मीडियम अपॉन वैक्यूम। सो बच्चा लोग एयर में तो ये भी म्यू नॉट ही होगा ना, सो म्यू नॉट बाय म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 1। अरे एयर की क्या होती परमिटिविटी? म्यू नॉट, सो म्यू नॉट बाय म्यू नॉट 1। चलो इसका काम तो हो गया, अब हमें म्यू आर 2 फाइंड करना है। कैसे ढूंढेंगे हम? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? चलिए देखो रिलेटिव परमिटिविटी 2, अगला पेज ले लेते हैं, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, म्यू r1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1। अब बच्चे लोग अगर मैं मीडियम की बात करूं तो उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से क्या हो जाएगा? मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू ER2 म्यू नॉट। बोलो क्लियर है? अच्छा अब फिर से हम वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपोगेट हो रही है, सो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? स्पीड की। सो वापस c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। v इज इक्वल टू 1 ऑफ रूट म्यू m, क्या म्यू m होगा? बच्चा हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो नॉन मैग्नेटिक मीडियम, सो नॉन मैग्नेटिक मीडियम का परमिटिविटी कितनी हो जाती है? 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट, और EM की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं? सो ER2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है यहां तक? देखो वापस पहले जैसी चीज हो रही है, जस्ट अ मिनट।
इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो मैं यहां भी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देता हूं, रूट म्यू आर टू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या बच्चा इसके बदले में सी लिख सकता हूं? सोच के बताना, क्या इसके बदले सी लिख सकता हूं? यस, जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना, वही कुछ सब कुछ है। सो सी अपॉन रूट ऑफ ई आर टू, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे के था, इस बार म्यू आर आ गया, और के और म्यू आर सेम चीज होती है। सो इसको इधर रूट ऑफ म्यू आर टू इज इक्वल टू सी बाय वी। सी बाय, बच्चा वी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्मूला ओमेगा बाय के, ये के ऊपर चला जाएगा, सी के बाय ओमेगा रूट ऑफ टी आर स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, आंसर खत्म। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ के मतलब वेव नंबर, वेव नंबर कितना दिया हुआ है हमको? देखो अच्छा हम मीडियम के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो मीडियम के लिए वेव नंबर यहां से देखना पड़ेगा। वेव नंबर क्या होता है? जो kx प्लस माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे z एक्सिस है, तो z के साथ जो होगा 2k, दिख रहा है ये चीज आपको? ये चीज दिख रही है? ये k को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2k। सही है, एक मिनट में चलो लेट मी चेक अगेन। यस 2k। अब हमें क्या चाहिए? अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना दे रखा है जरा देखो यहाँ पे, देखो ओमेगा मतलब जो t के साथ आता है। सो k ct, देखो k को अंदर डालेंगे तो k ct हो जाएगा, यानी t के साथ क्या आ रहा है? k और c, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई यहां से kc। क्लियर? अब अच्छा देखो ये c की वैल्यू, ये c की वैल्यू कट, ये k की वैल्यू, ये k की वैल्यू कट। सो बचा क्या? रूट ऑफ ER2 इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर कर दो। सो रूट ऑफ ER2 का स्क्वायर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 4। हमको क्या ढूंढना है? 1/2। सो ER1 अपॉन ER2 1/4। क्या ये आंसर दे रखा है? यस, ये रहा D 1/4। समझ आया बच्चा लोग? देखो एक ही फॉर्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही है, चाहे वो कुछ सेट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो। क्लियर हुआ बच्चा लोग?